और कौन नहीं है? पलक कहाँ है? ये सही है। देखिए बेटा, इलाजमेंट की बात करते हैं तो पहला इलाजमेंट हमारा होता है कार्डियोमिगैली। और पहला डिसऑर्डर जो है वो क्या है आपका? कार्डियोमिगैली है। तो आप बात को समझ लीजिए, कार्डियोमिगैली एक्चुअल में है क्या? कार्डियोमिगैली, कार्डियोमिगैली का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। हार्ट हमारी थोड़ी सी अपने नॉर्मल से ज्यादा वैल्यू में बढ़ जाती है, एनलार्ज कर जाती है। ठीक है। एक तो आता है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। दूसरी डिसीज कौन सी होती है? दूसरी डिसीज है आपकी ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये डिसीज की वजह दो हो सकती है। इसका जो सिम्टम होता है वो होता है कौन सा बेटा? साइनोसिस का। साइनोसिस में क्या होता है कि जो हमारी स्किन होती है वो कैसी दिखाई पड़ती है बेटा? ब्लूइश दिखाई पड़ेगी या पर्पलिश दिखाई पड़ेगी? कैसे दिखाई पड़ेगी? ब्लूइश दिखाई पड़ेगी या पर्पलिश दिखाई पड़ेगी? इसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह तो ये हो सकती है, इसके कॉज दो हो सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको यहाँ से आपको मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से रिलेट करूंगा और दूसरे को रिलेट करूंगा, मैं इसको इकोसिस्टम इकोलॉजी से रिलेट करूंगा। ध्यान से समझिएगा। पहला तो क्या होता है कि जैसे आफ्टर बर्थ जो होता है इसका जो फोरामेन ओवेल होता है, फोरामेन ओवेल अगर बंद ना हो, और आपको मैंने बताया था कि अगर डक्टस आर्टेरियोसस अगर फ्यूज ना हो तो क्या होगा कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएगी। कुछ स्ट्रक्चर कुछ दिमाग में चमक रहा है? मैंने बताया था कि ये होगा क्या। जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट है, हार्ट में ये आपका चेम्बर है, ऊपर एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल है, और ये वेंट्रिकल अगर का ये जो वेंट्रिकुलर वॉल है या जो सेप्टम है ये पूरी तरीके से फॉर्म ना हुआ, ये पूरी तरीके से फॉर्म ना हुआ, और दूसरी तरफ आपका ये जो फोरामेन ओवेल है ये अगर बंद ना हो पाए तब, ये अगर बंद ना हो पाए तब। तीसरी बात क्या बताई थी हमने कि यहाँ से जो सिस्टमिक एओर्टा ये निकल रहा है और यहाँ से जो आपका पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है, इसके बीच में एम्ब्रियोनिक स्टेज पर मैंने बताया था बाईपास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। तो अगर ये डक्टस आर्टेरियोसस नहीं फ्यूज हुआ, लिगामेंटम आर्टेरियोसस में कन्वर्ट नहीं हुआ, दूसरा ये जो फोसा ओवेलिस दिख रहा है, ये फोरामेन ओवेल जो दिख रहा है ये फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट ना हुआ, ठीक है, और अगर ये जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये पूरी तरीके से फ्यूज ना हो पाया या नहीं बन पाए, तो क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में फ्यूज होना शुरू हो, मिक्सअप हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के टिश्यूज को, सेल्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या होगी? सप्लाई होगी, और प्रॉपर अमाउंट में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होने की वजह से वो जो कंडीशन है दैट इज हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारी सांस फूलेगी और हमारी स्किन वगैरह जो होती है वो ब्लूइश कलर में आती है। जनरली ये डिसीज जो होता है बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। तो एक तो कॉज ये हो गया, एक तो कॉज ये हो गया जिसको मैंने बताया था फोरामेन ओवेल, अगर इसमें छेद रहता है तो क्या होता है? पेटेंट फोरामेन ओवेल कहते हैं। डक्टस आर्टेरियोसस अगर नहीं फ्यूज हो पाता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसस में नहीं कन्वर्ट हो पाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। और अगर ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम है अगर इसका डिफेक्ट आ जाता है, ये आपस में पूरी तरीके से इसका डिवाइडेशन नहीं हो पाता है, यहाँ से अगर कोई खाली जगह छूट जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये सारी बातें मैंने आपको डबल सर्कुलेशन के टाइम में बताई थी। तो ये एक कॉज तो ये हो गया किसका? ब्लू बेबी सिंड्रोम का, ठीक। दूसरा कॉज क्या होता है? नाइट्राइट का अक्यूमुलेशन। इसका बेटा नाइट्राइट का, तो ये जो हमारा नाइट्रेट होता है, ये जो हमारा नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट कन्वर्ट होता है किसमें? नाइट्राइट में। और ये नाइट्रेट अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं, ये नाइट्रेट अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं हमारे ब्लड में जाता है, तब उसको क्या होता है? ये नाइट्रेट हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके मैक्स हीमोग्लोबिन बना लेता है ना? क्या बना लेता है? मैक्स हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी हमारी हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा मैं डीप में जाऊंगा। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के जो अंदर आयरन होता है वो Fe2+ में होता है। जब नाइट्राइट इसके पास आता है तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके Fe3+ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है।
तो Fe3+ में कन्वर्जन होने की वजह से ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी हमारे हीमोग्लोबिन की पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, पूरी तरीके से। और ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा? नाइट्राइट की वजह से हो रहा है, ठीक है। या आप कह सकते हो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा मेट हीमोग्लोबिन। और ये मेट हीमोग्लोबिन एडिशन ऑफ द नाइट्रोजन या बाइंडिंग ऑफ द नाइट्रोजन विद द हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से भी क्या होता है बेटा? साइनोसिस हो सकती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा इकोलॉजी से कैसे रिलेट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। होगा क्या, मैंने सोचा था इस पार्ट में स्किप कर दूंगा, बट तुम लोग हो ना हर चीज पढ़ना चाहते हो, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। इकोलॉजी से रिलेट कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि इकोलॉजी में एक फिनोमेना चलता है बेटा बायोमैग्निफिकेशन। और एक बात बता दें, हमको इस तरीके से पढ़ाने में बहुत मजा आता है जब बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं, भाई चलिए ठीक है सर पढ़ाएंगे। बायोमैग्निफिकेशन में क्या हुआ कि आज हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन जब ऑर्गेनिक फार्मिंग हम प्योर तरीके से करते थे उस वक्त हमारे पास खाने की कमी होती थी और आबादी हमारी डे बाई डे बढ़ती चली गई। खाने की कमी हो गई, आबादी बढ़ती चली गई, तब हमारे पास आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी हुई, जैसे यूरिया हो गया, खाद हो गया, एनपीके हो गया, ये सारी चीजों की अवेलेबिलिटी हुई। हम लोगों ने डीडीटी वगैरह का छिड़काव करना शुरू किया, स्पेशली यूरिया का छिड़काव हमने किया ताकि जिससे हमारी जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ने लगी, और ढेर सारे जो है हमने फसल को उगाना शुरू कर दिया। तो यूरिया बायोमैग्नेटिक
चलिए चलिए देखिए बेटा, बायोमैग्नेटिफिकेशन हम बता रहे थे। देखिए हमने क्या बताया आपको, हमने बताया बेटा प्लीज चुप हो जाओ। हमने बताया जैसे ही आपकी फसल है गेहूं की, ये आपकी गेहूं की फसल है, आपने इसके ऊपर किसका छिड़काव किया, यूरिया का छिड़काव किया। ये यूरिया आपका है NH2CO NH2, है ना, यही है आपका यूरिया। तो यूरिया का छिड़काव किया, इसकी उपजाऊ शक्ति तो बढ़ गई, लेकिन यूरिया जो है ये अक्यूमुलेट करके इस पानी में चला आया, इस पानी में आया यूरिया, इस पानी में यूरिया आया। और अगर यही पानी गांव वाले अगर पीते हैं, यही पानी अगर गांव वाले पीते हैं तो उनके अंदर भी यही पानी जाएगा, और उस पानी के साथ साथ यूरिया भी जाएगा, यूरिया उनके ब्लड में जाएगा। तो ये यूरिया जो है जैसे ही शरीर में पहुंचा, हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होता है ई कोली बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया जो होता है, उसके नाइट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा, और वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या करेगा, मेट हीमोग्लोबिन बना देगा, और वो कंडीशन हमारी कौन सी हो जाएगी, साइनोसिस हो जाएगी। बेसिकली ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर इसका यूज हो गया, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, यही बायोमैग्निफिकेशन का एक और कॉज क्या होता है, जो वल्चर्स वगैरह हैं, क्या सवाल बोलो। प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आपको पानी फिल्टर वाले, ठीक है, वही तो सीखते हैं ना। बायोमैग्निफिकेशन में एक और आपका टर्म आता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ, एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर। वल्चर एक्सटिंक्ट कर गए, ठीक है, DDT का छिड़काव हुआ, दूसरी चीजों का पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव हुआ, तो क्या हुआ, ये पानी के अंदर एक्यूमुलेट हुए। तो प्राइमरी जो है प्रोड्यूसर होता है, फिर जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टॉप कंज्यूमर है। जैसे जैसे हम इस पिरामिड में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो टॉप लेवल पर होता है, टॉप कंज्यूमर जो होता है, उसकी संख्या हमेशा कम होती है, उसकी संख्या क्या होती है, हमेशा कम होती है। लेकिन प्रोड्यूसर की संख्या हमेशा ज्यादा होगी। प्राइमरी कंज्यूमर की प्रोड्यूसर से कम होगी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर की प्राइमरी वाले से कम होगी। तो इस तरीके से जो चैन बनता है हमारा फूड चैन, वो इस सिस्टमेटिक वे में चलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब DDT का छिड़काव किया गया तो यहाँ पर जो छोटे छोटे आपके ग्रीन वाले पौधे थे, उनके अंदर DDT का मतलब मान लीजिए कि 0.1 ppm था, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। उसके ऊपर गया तो आपने देखा कि 0.5 ppm हो गया, फिर उसके ऊपर गया तो आपने देखा कि 1.5 ppm हो गया, टॉप कंज्यूमर में इसका लेवल पहुंच गया 3 ppm। तो ये बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि बेस से लेकर के टॉप तक की इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो इस DDT की वजह से हुआ ये कि जो वल्चर्स थे, वल्चर्स की जो एग्स होते हैं, हम जानते हैं ना, उनके एग्स जो होते हैं कीडोई के होते हैं, मतलब इनका जो शेल होता है वो किसका बना होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बना होता है। अंडे जो होते हैं उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है, ठीक है। और उस खोल के ऊपर आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई पड़ते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हुआ ये कि जब DDT का कंसंट्रेशन इन वल्चर्स के अंदर बहुत ज्यादा हो गया, तो इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल थी, वो क्या हो गई बेटा, इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो लूज होती चली गई, और जैसे ही वल्चर अंडे देते थे वैसे ही अंडा जमीन पर गिर के टूट जाता था। जब अंडा टूट जाएगा तो उसका हैचिंग नहीं हो पाएगी, जब हैचिंग नहीं हो पाएगी उसकी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस DDT की वजह से और दूसरे जो है केमिकल्स की वजह से आज हमारे समाज में, आज हमारे इन्वायरमेंट में वल्चर पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब तो बैन कर दिया गया DDT वगैरह, ठीक है। तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल टेट्राक्लोरोएथेन, ठीक है। तो ये पहली डिसीज आपने देख लिया साइनोसिस वाला। दूसरा वाला डिसीज था आपका एन्यूरिज्म। एक डिसीज होती है एन्यूरिज्म, ठीक है। कौन सा डिसीज है बेटा, एन्यूरिज्म। चलिए लिखिएगा एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म में एक्चुअल में होता क्या है कि एन्यूरिज्म इज अ बबल ग्रोथ इन द वॉल ऑफ वेसल, ठीक है, बबल ग्रोथ लिख लेना, बबल ग्रोथ इन द वॉल ऑफ वेसल। जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स की वॉल में, दीवार में क्या हो जाता है बेटा, बबल ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर भी कर सकती हैं, मे लीड टू रप्चरेंस या रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। उसके बाद आपका आता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में दो चीजें हम पढ़ते हैं। पहला आपका होता है अथीरो
एथेरोस्क्लेरोसिस, पहला होता है एथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरा होता है हमारा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। दूसरा क्या होता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। हमारा जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है इसमें क्या होगा कि जैसे ये आपकी क्या है बेटा? आर्टरी है, ये हमारी क्या है? आर्टरी है। इस आर्टरी में जगह जगह पर ये जो लिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो डिपॉजिट कर जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है वो क्या हो जाता है बेटा? नैरो हो जाता है। आर्टरीज का ल्यूमेन क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो ल्यूमेन होता है वो ल्यूमेन क्या हो गया बेटा? इसका जो ल्यूमेन हुआ वो ल्यूमेन हो गया नैरो। इसका ल्यूमेन कैसा हो गया? नैरो हो गया। इसकी वजह से ब्लड का फ्लो अफेक्टेड हो जाएगा। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कर रहा है ये किस टाइप का कोलेस्ट्रॉल है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो आपका जो लिपिड होता है, ये आपका जो लिपिड होता है दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एलडीएल और एक होता है आपका एचडीएल। ठीक है, ठीक है। एक आपका क्या तो लो डेंसिटी लिपिड हो गया, एक आपका हाई डेंसिटी लिपिड हो गया। तो ये जो लो डेंसिटी वाला लिपिड है ये हमारे लिए नुकसानदेह है, ये हमारे लिए नुकसानदेह, और ये हमारे लिए क्या है बेटा? ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है हमारे आर्टरीज में, एक्चुअल में वो हमारा क्या होता है बेटा? वो हमारा एलडीएल होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? एलडीएल होगा। ये बात समझ में आ गई? ये एलडीएल होगा। लेकिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में भी कंडीशन क्या होती है? सेम होती है। ल्यूमेन हमारा नैरो होता है लेकिन कॉज इसका अलग है। कॉज क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारा जो आर्टरी के ऊपर की जो लेयरिंग होती है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, ट्यूनिका मीडिया होती है, ट्यूनिका इंटरना होती है। ठीक है, तो हमारे उसमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जो ट्यूनिका मीडिया होती है, जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, रिजिड हो जाती है। कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है, रिजिड हो जाती है, और इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो लूज खत्म हो जाती है, इलास्टिसिटी इसकी खत्म हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा आर्टरी का ल्यूमेन है के ट्यूनिका मीडिया के थिक होने की वजह से आर्टरी का जो ल्यूमेन है बेटा वो क्या हो जाता है बेटा? वो आपका नैरो हो जाता है। अब बीच की जगह ये वाली देखिए, ये वाली जगह आप देखिए, इसका ल्यूमेन क्या हो गया? बहुत ही नैरो हो गया। ये जो ल्यूमेन आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, ये एरिया क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा नैरो हो गया। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? दोनों कंडीशन में ब्लड का फ्लो जो हो रहा है बहुत ही कम हो रहा है। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, हमारा हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, कार्डियक फेल्योर में हम जा सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन हो गया, एथेरो और आर्टेरी। ये बातें मैं आपको वहां भी बताई थी, बायोमोलिक्यूल्स में भी बताई थी। ठीक है, जल्दी से लिखिए। ये आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाला मामला हो गया। अगला पॉइंट आपका आएगा कहाँ गई हूँ, क्या करना है? क्या थक तो गए थे आप लोग लेकिन मजा खूब आया था। नहीं थके थे ऐसा थोड़ी, अब तुम्हारी तरह थकाऊ थोड़ी। चलिए बेटा जल्दी करो। तो बेस्ट पिक्स आपकी और अविनाश सर की आई थी। अरे हमारा चेहरा फोटोजेनिक है, क्या करोगे? कल की फोटो ले लेगा। देखो मैं अपने दिन को यूटिलाइज कर लेता हूँ, क्या करूँ?
मसल सर्दी उतर गए, ऐसे ही सेंटर के काम से गए। चल बेटा, अरे अब हो गया, कितना लिखोगे? हाँ, एक होती है स्टीनोसिस। स्टीनोसिस, ये जो स्टीनोसिस होती है ये थोड़ी सी जो है दिक्कत वाली है। इसमें क्या होता है, जो आपकी वॉल्व है, कौन सी वॉल्व है? स्पेशली बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ठीक है, स्पेशली बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, यानी कि इसको हम कौन सी वॉल्व बोलते हैं बेटा? एवी वॉल्व बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को मिलाकर, ठीक है। जैसे सेमीलुनर वॉल्व में भी दो होते हैं, एक आपका एओर्टिक सेमीलुनर वॉल्व और एक आपका पल्मोनरी सेमीलुनर वॉल्व, ठीक है। तो जो हमारा ये आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व में स्टेनोसिस के केस में क्या होगा, उसके अंदर थिकनिंग आ जाएगी। थिकनिंग का मतलब हो सकता है इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। तब जब ठीक हो जाएगा तो खुलना और बंद करना उसका जो काम चल रहा है वो इफेक्ट करेगा, प्रॉब्लम आएगा। जैसे याद करो, आप बरसात का सीजन आएगा तो ये जो दरवाजा है चुचुर चू करके बंद होगा खुलेगा, है ना, इम्बाइब हो जाता है। ये दरवाजा हमारा बरसात के सीजन में इम्बाइब हो जाता है, इम्बिबिशन हो जाता है, और दैट इम्बिबिशन इज अ सरफेस फिनोमेना, जिसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं, ना कि एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे ही मौसम सही होता है दरवाजा फिर से अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाता है। बट स्टेनोसिस में क्या होता है कि ठीक वैसे ही, तो भाई जो वाल्व हमारा है वो भी तो दरवाजा ही तो है। यहाँ पर है, ये खट से खुला, पानी नीचे आया, पानी का ब्लड नीचे आया, फिर बंद हो गया, ठक से बंद हुआ, आवाज आई, लब वाली आवाज आई, है ना। तो जब ये एवी वॉल्व जब ट्राइकस्पिड खुलेगा तभी आपका बाइकस्पिड भी खुलेगा सेम टाइम पर। तो स्टेनोसिस में क्या हो रहा है, स्टेनोसिस में होगा, ये लिख लीजिएगा, थिकनिंग ऑफ heart valve leads to narrowing of passage, जैसे देखिए ये आपका हार्ट है ना, इस हार्ट को आप ऐसे मान लीजिए कि ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉल मौजूद होगा ट्राइकस्पिड वॉल, और यहाँ पर जो मौजूद होगा बाइकस्पिड वॉल, इसके अंदर थिकनेस आ जाएगी, ये थिकनेड हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे तो इनका जो एवी अपर्चर है, जिसको हम बोलेंगे, इस वॉल के थ्रू जो अपर्चर खुल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एवी अपर्चर कहेंगे। एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर मतलब एवी अपर्चर का मतलब होता है कि उसकी वजह से जो छेद बन रहा है, पैसेज जो बन रहा है, ये पैसेज भी क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। जब नैरो हो जाएगा तो ब्लड का जो पंपिंग सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, हमारा पूरी तरीके से अफेक्टेड होगा स्टेनोसिस। अब और क्या क्या करना है, जाके जब आप एमबीबीएस करिएगा तो वहां पर देखिएगा, ठीक है। एक आपका आता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसमें क्या होता है, एक एसटी सेगमेंट आपका क्या हो जाता है, इसमें बता जल्दी से, एसटी सेगमेंट क्या होता है? अरे बताया था भाई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में एसटी सेगमेंट एलिवेट कर जाता है, बोलो बोलो, बताया था ना, एसटी सेगमेंट इसमें क्या होता है, एलिवेट कर जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में एसटी सेगमेंट इसका एलिवेट कर जाता है। इसमें ये पॉइंट याद करने वाली है, नीट का क्वेश्चन है। इसमें एसटी सेगमेंट जो होगा बेटा, इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेट करेगा, ये बात याद है। इसमें एसटी सेगमेंट आपके ईसीजी में एलिवेट करेगा। इसमें जो हार्ट टिश्यूज होती हैं वो डैमेज होने लगती है, डाई कर जाती है, डेथ कर जाती है। तो इसमें क्या होगा आपका, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में डैमेज ऑफ हार्ट टिश्यू। एक आता है आपका एंजाइना पेक्टोरियस, एंजाइना का पेन आता है, ठीक है। इसमें जब इम्प्रॉपर ब्लड का फ्लो होता है, एंजाइना पेक्टोरियस, जब इम्प्रॉपर ब्लड जो है पहुंचता है हमारे टिश्यूज को, तो हमारी हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, उस वक्त हमको पेन महसूस होता है। एंजाइना का पेन कहाँ से शुरू होता है, इसका सिम्टम आपसे एग्जाम में पूछेगा, मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। ये दर्द यहाँ से उठेगा, जैसे हो ना, जब कभी भी जो है लड़का लड़की को लेके भाग जाता है, लड़की लड़की को लेके भाग जाती है, या कोई शॉकिंग न्यूज कोई बूढ़ा आदमी सुनता है, तो हर 100 फिल्मों को उठाओगे उससे 90% लोग फिल्मों में जो बूढ़े लोग मरते हैं उनके सीने में दर्द होती है।
सीने में जब दर्द होती है तो वो अपना बायां हिस्सा ही पकड़ते हैं, दायां हिस्सा नहीं पकड़ते, क्योंकि दिल हमारा किस तरफ है, बाईं तरफ है ना। तो वो दिल आप ऐसे पकड़ेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से दर्द उठता है एंजाइना वाला। अब ये दर्द यहाँ से उठा, आपके चेस्ट से उठा, चेस्ट से उठते हुए ये गर्दन को गया, गर्दन को जाते हुए ये आपके कान तक पहुंचा, फिर यहाँ से ये दर्द आपको इधर से आता हुआ महसूस होगा, और ये दर्द यहाँ से जाते 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 आपके जो लिटिल फिंगर है, इस लिटिल फिंगर तक ये पेन होगा। दैट इज द पेन ऑफ एंजाइना। ठीक है, ये क्या है आपका? एंजाइना का पेन है। ठीक, तो एंजाइना। उसके बाद आपका आता है इस्चीमिया। एक डिजीज क्या आती है बेटा? इस्चीमिया। हम तो बताए ना, इम्प्रॉपर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो हमारा हार्ट ज्यादा काम करेगा, तो पेन होता है। इसको हम कह सकते हैं, एंजाइना में लिख लेना पेनफुल कंडीशन ऑफ चेस्ट, पेनफुल कंडीशन ऑफ चेस्ट, पेनफुल कंडीशन ऑफ चेस्ट, पेनफुल कंडीशन ऑफ चेस्ट। इस्चीमिया में क्या होता है? एफसी सेगमेंट आपका डिप्रेस कर जाता है। इसमें लिख सकते हैं पुअर ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट टिश्यू, पुअर ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट टिश्यू, पुअर ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट टिश्यू। कौन क्या सर? मैंने कहा बेटा पुअर ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू, टू हार्ट टिश्यू, नॉट टिश्यू, हार्ट टिश्यू, हार्ट टिश्यू। हमारे हार्ट को जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी होगी बेटा? पुअर टू हार्ट टिश्यू। ठीक है सर एसटी सेगमेंट क्या करता है एंजाइना में? डिप्रेस कर जाता है बेटा। जब ईसीजी पढ़ा रहे थे तो कहाँ थी तुम? इस्चीमिया, इसी को हम बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज। एक कंडीशन आती है आपकी एक्टोपिक कार्डिक, जब आपका हार्ट आपकी ओरिजिनल पोजीशन पर ना हो, कार्डिक नॉच के अंदर ना हो ना। हाँ, ये कंडीशन हो सकती है। अब जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मैं इसको ऐसे समझिएगा, इसको हम बोलते हैं एक्टोपिक कार्डिक। इसमें क्या होगा पहले ये लिख लीजिए। इसमें होगा ये कि व्हेन हार्ट इज आउटसाइड its original position, yeah, when heart is away from its original position. ठीक है, कार्डियक नॉच होना हो सकता है थोड़ा सा दाएं बाएं इधर उधर। एक कंडीशन आती है, देखो आप सब पढ़ोगे एमबीबीएस में जाके पढ़ोगे, एक कंडीशन आती है डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या मतलब होता है? ये देखो इसमें राइट साइड है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लो रोटेटरी वहां से वर्ड लिया गया ना। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है क्या? राइट हैंडेड कॉइलिंग या राइट हैंडेड जो है मूवमेंट, और एल का मतलब लीवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट हैंडेड। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्स्ट्रोकार्डियक मतलब राइट कहाँ, हार्ट हमारा कहाँ होगा? जो लेफ्ट में ना हो सकते राइट की तरफ होगा ना। कहते नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश या फॉर्चुनेटली हमारा दिल इस तरफ नहीं इस तरफ था, इसीलिए गोली लगने से मैं बच गया। ये टेरेटोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, बाई बर्थ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब आपका हार्ट आपकी पोजीशन पर अभी है तो बाद में थोड़ी चेंज करेगा पोजीशन, आपकी तरफ मनचला थोड़ी है ना। नहीं, ये एबनॉर्मेलिटी है ना, हर एबनॉर्मेलिटी डिसीज थोड़ी होती है। ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां उसकी डिसीज थोड़ी होती है। हाँ, क्यों? कोई आदमी नाटा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी जो है डॉर्क हो जाता है, तो वो डिसऑर्डर है लेकिन एबनॉर्मल है, लेकिन वो बीमार नहीं है। चलिए,
कार्डियक अरेस्ट, अच्छा ये सब आप जानते हैं। टैकीकार्डिया का मतलब जब आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, ब्रेडीकार्डिया का मतलब जब आपका हार्ट रेट डिक्रीज कर जाता है। ब्रेडी मतलब कम होना, टैकी मतलब बढ़ जाना, ठीक है। देखो टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया में क्या होता है, आपका जो हार्ट रेट है बच्चे वो एलिवेट बढ़ जाएगा और आपका होगा ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया में क्या होगा, आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हाँ कार्डियक अरेस्ट, हाँ आज में फ्लाइट मोड पर जाएगा। मैं बड़ा फ्लाइट मोड पर जाने का मन है, आसमान से छोड़ेंगे बिना पैराशूट के, समझ लेना, ठीक है। When SA node is not capable to generate wave of depolarization, when SA node is not capable to generate wave of depolarization, इसमें क्या होगा, when SA node is not capable to generate wave of depolarization, देख लिया, और फ्लो बोलो, when SA node, देखिए बच्चों, is not capable to generate, गधों चुप हो जाओ, not capable to generate wave of depolarization, ठीक है। अगर सोडियम आयन की डिफिशियंसी होती है, अगर सोडियम आयन अगर कम होता है तो उस वक्त जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन में जो आपका कार्डियक अरेस्ट जनरेट होगा, कार्डियक अरेस्ट माना जाएगा, उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक अरेस्ट। क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक अरेस्ट, क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक अरेस्ट। और अगर पोटेशियम आयन आपका डेफिसिट करेगा, कम होगा, तब हम इसको बोलेंगे सिस्टोलिक अरेस्ट। आपको जब हम पढ़ाएंगे पैरास हार्मोन, ठीक है, तो उसमें बताएंगे कि किस तरीके से कैल्शियम का काम होता है हमारे हार्ट के साथ। और उसके बाद जब हम आपको पढ़ाएंगे एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, तो उसमें बताएंगे कि किस तरीके से हमारे पोटेशियम की डेफिशिएंसी से, या जिसको हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया, या पोटेशियम के एक्सेस से, हाइपरकैलेमिया से हमारी बॉडी में क्या क्या जो है मेडिकल कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो उनमें पहला तो ये आएगा कि अगर पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा हमारे ब्लड में, तो हमारा हार्ट जो है कहाँ पर जाएगा, कार्डियक अरेस्ट पर। वो किस टाइप से कार्डियक अरेस्ट होगा, सिस्टोलिक अरेस्ट होगा। सोडियम आयन बहुत कम होगा तो हम किस में जाएंगे, डायस्टोलिक अरेस्ट में। इसीलिए देखिए, ध्यान दीजिए, जब कभी भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो डॉक्टर कहता है थोड़ा नमक कम कर दो भैया, यही कहता है ना, नमक कम कर दो, सॉल्ट मत खाओ। क्यों, क्योंकि ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो अगर वो ज्यादा हो रहा है तो पोटेशियम कम हो रहा है, पोटेशियम कम होगा, सोडियम ज्यादा होगा ब्लड में तो पोटेशियम कम होगा, तो सिस्टोलिक अरेस्ट में हम जा सकते हैं। सोडियम कम हो जाएगा, नॉर्मल से कम हो जाएगा, तो नॉर्मली हमारी बॉडी चल रही होगी। जब आप देखोगे हाइपो टेंशन में जब आप जाते हो, ब्लड प्रेशर आपका बहुत कम हो जाता है, तब डॉक्टर कहता है सारे थोड़ा सा नमक वमक खा लिया करो, ग्लूकोज और पी लो, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर सोडियम आयन बहुत ज्यादा कम हो गया तो पोटेशियम आयन बढ़ रहा है, तो हम डायस्टोलिक अरेस्ट में जाएंगे। दोनों कंडीशन बड़ी खराब है, दोनों कंडीशन बहुत खराब है। बहुत माइन्यूट रेंज होती है, उसको मैनेज करना होता है। और ये मैनेजमेंट जो सिस्टम है हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैं पढ़ाऊंगा। आपकी बॉडी एक जादू है, जादू, ठीक है। आगे अगला पॉइंट लिखिएगा, हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर में हार्ट फेल्योर ये कंडीशन है, ये दोनों वजह से डेवलप हो सकती है। जैसे
अगर ऑक्सीजन की पुअर सप्लाई हो रही है तब, हमारे हार्ट की मसल्स को जो है पुअर सप्लाई हो रही है तब, और हमारी हार्ट की मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर रही है तब, तो इन सब का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं हार्ट फेल कर गया, हार्ट फेल्यूर हो गया। अब उसमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी आ जाएगी, उसमें आपका इस्कीमिया भी आ जाएगा, उसमें आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी आ जाएगा। तो ये सब का मिला जुला के जो रिजल्ट आता है वो हार्ट फेल्यूर में आता है। तो हार्ट फेल्यूर में लिख लीजिएगा, हार्ट फेल्स टू वर्क, हार्ट फेल्स टू वर्क, heart fails to work due to, heart fails to work due to, heart fails to work due to poor oxygen supply to the heart, poor oxygen supply to the heart, poor oxygen supply to the heart, heart muscles, which may lead to pulmonary congestion, which may lead to pulmonary congestion, pulmonary congestion, pulmonary congestion, pulmonary congestion, ठीक है, कॉमा blockage of coronary artery, blockage of coronary artery, etc. ठीक है, चलिए बस पढ़ खत्म हो गया। और कोई डिसऑर्डर्स नहीं क्या? ज्यादा हो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेगा कि नया टॉपिक शुरू करें? नहीं, मैं मॉर्फोलॉजी शुरू करने की सोच रहा हूं, लेकिन आज एक दिन ऐसे ही होता है। चलो कुछ पॉइंट्स हैं मॉर्फोलॉजी वाले में, हम लोग उसके सिंबल्स वगैरह ऐसे ही हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए बेटा हम लोग अब नए सेगमेंट में चलते हैं, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। मॉर्फोलॉजी ऑफ, खाली इसमें वही बचा हुआ ना, फ्लोरल फार्मूला वगैरह और फ्रूट बचा है ना, तो फ्रूट तो आप लोग कर लोगे, फ्रूट के नाम ही तो याद करने हैं, रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जी। प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन और प्रीसेंट्रल, बेसल, सुपरफिशियल। हाँ टेंशन मत लो मेरा लाल, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हम देख। देखिए बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो आपका फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला बताया जाए। देखिए फ्लोरल डायग्राम जब बनता है तो वो कंप्लीट माना जाता है, फ्लोरल फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट होता है, लेकिन फूल के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। दोनों को एक साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जो कमी आपके फ्लोरल फॉर्मूला में होती है फ्लोरल डायग्राम से पूरी हो जाती है, और फ्लोरल डायग्राम में वही सारी चीजें जो आपको दिखाई पड़ती हैं जो आपके फ्लोरल फॉर्मूला में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रैक्ट क्या होता है, ई ब्रैक्टिएट क्या होता है। ब्रैक्ट अगर है तो ब्रैक्ट के ऊपर अगर छोटा सा और ग्रीनिश पार्ट लगा हुआ है, ठीक है, वो आपका ई ब्रैक्टिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले सिंबल की बात करेंगे, तो हम पहले एक एक सिंबल को अच्छे से याद कर लेंगे और समझ लेंगे कैसा होता है। आपको मैं बताऊं कि एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। 4 फैमिलीज को सिर्फ आपको पढ़ना है, 4 फैमिलीज के फ्लोरल डायग्राम को, फ्लोरल फॉर्मूले को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आज जाकर के टमाटर को कैसे काटिएगा और आप हमें बताइएगा कि ये कैसा है, मोनोलॉकुलर है, बाइलॉकुलर है, ट्राइलॉकुलर है, इसका प्रेजेंटेशन कैसा है। आज जाकर के आप टमाटर को कैसे काटिएगा, यूं खड़ा मत काटना, यूं काटना, ट्रांसफर काटना, जैसे सलाद के लिए आप काटते हो,
बिल्कुल गोल टमाटर होने चाहिए, ठीक है। तो सिंबल्स में मैं बताऊं आपको कि पहले ये बना लीजिए, जैसे ये आपका एक फूल है, ये आपका क्या है, एक फ्लावर, ये टर्मिनल फ्लावर आपको दिख रहा है, ठीक है। और इस टर्मिनल फ्लावर में ये इसका क्या है बेटा, जिससे जहाँ पर आपका फ्लावर लगा हुआ है, फ्लावर किसके ऊपर लगा रहता है, पेडिकल के ऊपर ना, कुछ बोलना नहीं, ठीक है। ये पेडिकल, अगर अगर लीफ जैसा अरेंजमेंट नहीं है तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम ब्रैक्ट कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रैक्ट। ये आपका ब्रैक्ट, ये आपका फ्लावर है। फ्लावर के नीचे, फ्लावर के नीचे, फ्लावर के नीचे जो पाया जाएगा, ये यहाँ पर फटा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, वो सेपल हो जाएगा। लेकिन सेपल से दूर अगर है तो वो आपका ब्रैक्टियोलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रैक्टियोलेट या ब्रैक्टियोल कहलाएगा। ऐसे ठीक इधर भी आप देखिए, और इनके इनके बीच में ये जो अच्छा दूसरा आप देखिए, इधर एक फ्लावर लगा हुआ है, इससे थोड़ा सा छोटा होगा। किस टाइप का अरेंजमेंट है, रेसिमोस है, साइमोस है। देखो अब सब कौवे की तरह बैठे हुए, कोई जवाब नहीं देगा, है ना। सब बैठे रहो, मत करना रिवीजन, पढ़ा पढ़ा के थक गए, बूढ़े हो गए, लेकिन सब मुंह पे पट्टी बांध करके बैठे रहोगे। और फिर कहना बहुत कंफ्यूज, कूद जाना छत से तीसरे मंजिल पे जाना, कैक्टस से कूदना। हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं, टी शर्ट आती है ना, उसको लिखा रहता है हम नहीं सुधरेंगे। एक मोटी सी लड़की टी शर्ट पहनी तो उस पर लिखा था कल से डाइटिंग शुरू। तुम लोग वैसे ही हो, माथे पे लिख करता है कि हम बेहिस हो गए, बेगैरत हो गए, हम पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए, है ना। यहाँ ये एक नोड है, यहाँ से फ्लावर राइज हो रहा है, यहाँ से नोड है, ये फ्लावर राइज हो रहा है, दोनों के बीच का जो दूरी है उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड। ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं पेडिसिल। बार बार पढ़ाते पढ़ाते थक गए। और ये क्या है आपका टर्मिनल फ्लावर, ये जो दिख रहा है ये आपका ब्रैक्ट है, ये जो आपका क्या है ब्रैक्टियोल, क्या ये आपका ब्रैक्टियोल। इसी बातें आपको जानना है, ठीक है। और ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है ना, ये लाला, ये जो फ्लावर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लेटरल फ्लावर। समझ में आ रहा है किसी, ये आपका लेटरल फ्लावर है। कुछ सिंबल्स की बात कर लेते हैं। बाल की खाल मत निकालो बेलोगे, देखिए अगर ब्रैक्ट है, सिंबल की बात करते हैं, अगर बी आर लिखा है, बी आर का मतलब होता है ब्रैक्टिएट, या यहाँ पर ब्रैक्ट मौजूद है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ब्रैक्टिएट। और अगर आपका ई बी आर लिखा है तो आपका होगा ये ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट। उसके बाद ई ब्रैक्टिएट के अलावा भी अगर छोटा सा ब्रैक्ट टाइप स्ट्रक्चर है तो उसको हम बोलेंगे क्या, ब्रैक्टियोलेट। क्या है, ब्रैक्टियोलेट। लेकिन आपके लिए सिर्फ ऊपर के दो चीजें काम करेंगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक आपका आता है ई बी आर एल, यह है आपका ई ब्रैक्टियोलेट, ई ब्रैक्टियोलेट। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आपका जैसे एग्जांपल में आप देखिए, बोगनवेलिया आपने देखा है, याद आया, बोगनवेलिया डायग्राम बताया था हमने, तो उसका फ्लावर छोटा सा होता है, लेकिन ब्रैक्ट जो होता है पिंक कलर का होता है, वो पूरे फ्लावर को कवर किए रहता है ना। हाँ, एग्जाम अब देखिए कैलिक्स, क्या है बेटा कैलिक्स। कैलिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं के स्टैंड फॉर द कैलिक्स, भूलना मत, के फॉर कैलिक्स। अब ये जो कैलिक्स होता है ये अमूमन ग्रीन कलर का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। कैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेपल।
कैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेपल विच इज ग्रीन पार्ट जनरली फाउंड बिलो द फ्लावर या बिलो द पेटल, ठीक है। Yes, sir. लेकिन पेटल और सेपल जब आपस में मिल जाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, पेरियंस। अगर पेरियंस ग्रीन कलर का है तो उसको हम सेपोलाइट पेरियंस कहेंगे, और अगर पेरियंस आपका अदर देन ग्रीन है तो उसको हम पेटालाइट पेरियंस। सब पढ़ाया है। देखो तुम यहाँ पर हो, बहुत अच्छा है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है नेट का कनेक्शन रोज नहीं होता। ये बच्ची आती थी, आधे घंटे बाद नेट इसका खराब हो जाता था, चला जाता है, मुझे पता है। टेंशन बहुत है। के फॉर कैलिक्स, के फॉर कैलिक्स। आइए, Corolla. सी फॉर कोरोला, ठीक है। कोरोला इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा पेटल। Petals. कलरफुल फ्लावर जो होते हैं, कलर फ्लावर आता है, जो कलर आता है इन्हीं पेटल्स के जरिए आता है, ठीक है। जिससे जो भंवरे होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो इंसान होते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर के जाते हैं। ये बताता है, ये दावत देता है, इन्विटेशन देता है, देखो भाई मैं दूर से चमक रहा हूँ, तुम आओ, यहाँ पर नेक्टर है, इसको लेकर के जाओ। नेक्टर लेकर के जाएगा तो वो इंसेक्ट अपने साथ साथ पॉलिनेशन भी करेगा। तो अल्टीमेटली इसका जो मेन पर्पस है कलर होने का, वो पॉलिनेशन को क्या करता है, इंड्यूस करवाता है, ठीक है। तो सी फॉर कोरोला, के फॉर कैलिक्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पी। पी का मतलब होता है पेरियंस। Perianth. इस पेरियंस में होगा ये कि आपका सेपल और आपका पेटल दोनों कैसे होंगे बेटा, फ्यूज्ड होंगे। जैसे कहाँ पर, अनियन में पेटल और सेपल क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, पेटल कहते हैं। अगर जो पेरियंस है इसका कलर आपको ग्रीन दिखाई पड़ता है या सेपल की वजह से जो कलर दिखाई पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं सेपलॉइड पेरियंस। क्या बोलेंगे, सेपलॉइड पेरियंस कहेंगे। और अगर पेटल की वजह से कलरफुल दिखाई पड़ता है, इसको हम बोलते हैं बेटा पेटालॉइड पेरियंस कहेंगे। क्या कहेंगे, पेटालॉइड पेरियंस कहेंगे। पेटालॉइड में सिंगल एल रहेगा ना, पेटालॉइड पेरियंस, ठीक है। जैसे एक फ्लावर है जिसको हम बोलते हैं फायर लिली, ग्लोरियोसा सुपरबा, ठीक है। फायर लिली बड़ा खूबसूरत प्लांट है। यहाँ पर लिखिए इसका एग्जाम्पल, 1 मिनट दिखा रहा हूँ, अरे रुक जाओ। ग्लोरियोसा सुपरबा बेटा, इस ग्लोरियोसा सुपरबा को हम बोलते हैं फायर लिली। ये जो फायर लिली होता है ना, ये तमिलनाडु का स्टेट फ्लावर है। देखिए ग्लोरियोसा सुपरबा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं पीपीटी बना नहीं पाया था आज, नहीं मूड था हमारा। ये ग्लोरियोसा सुपरबा, आप देखिए इस फ्लावर को, आप देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर है बेटा। देखिए ये ग्लोरियोसा सुपरबा आपका है, देखिए ये ग्लोरियोसा सुपरबा है, ठीक है। ये आपका ग्लोरियोसा सुपरबा है, ठीक। यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो देख रहे हो ना, ये सब फ्लावर आप देखो, ये इसके एंथर, ये इसके एंथर, ठीक है। ये इसके एंथर, और ये क्या है बेटा, ये इसका पेटल नहीं है, ये आपका पेटलाइट, ये पेटलाइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखें, जल्दी करो भैया, जल्दी करो। ये वाला, ये ग्लोरियोसा सुपरबा, ये फायर लिली है, इसको हम फायर लिली कहते हैं। जी अभी मेरे पानी भेजा दो।
हो गया सुपरवा? फ्लोरा फॉर्मूले में हम सब इस एब्रिविएशन का प्रेजेंटेशन देते हैं और डायग्राम में कैलिक्स और कोरोला को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है? जैसे ये जो हमारा कैलिक्स होता है, कैलिक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड रहता है। ये जो स्ट्रक्चर आपका ऐसे बना हुआ दिखाई पड़े, इसको हम कहते हैं आर्क। क्या है ये? आर्क है। आर्क में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो इस आर्क में कितने जो है मार्जिन होंगे? 2 मार्जिन, पॉइंटेड मार्जिन 2 है। और इसके अंदर वाला जो एरिया है इसको हम सॉलिड रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सॉलिड कैसा होगा? ये सॉलिड होगा। पोलर डायग्राम जब बनाएंगे सब यूज होगा। ये किसके लिए बताइए? कैलिक्स। ये कैलिक्स ठीक। और कोरोला के लिए अगर बनाएंगे, सॉरी ये आपका कैलिक्स के लिए नहीं, ये आपका जी ये कोरोला के लिए, मैंने कैलिक्स के लिए कह दिया ना, सॉरी। ये आपका कोरोला के लिए। ये किसके लिए बेटा? ये कोरोला के लिए। कैलिक्स के लिए क्या होगा? कैलिक्स के लिए मार्जिन आपका 2 नहीं बल्कि 3 आपको पॉइंटेड मार्जिन दिखाई पड़ेंगे। इस तरीके से 3 पॉइंटेड मार्जिन दिखाई पड़ेंगे। और ये कैसा होगा बेटा? फॉलो होगा। यार कैसा होगा? 3 पॉइंट वाला होगा। और ये कैलिक्स के लिए भी कोरोला है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कैलिक्स हो गया। अब देखते हैं बेटा एंड्रोशियम और गैनोशियम। इसको देखते हैं बेटा, एंड्रोशियम और गैनोशियम। पहले हम देख लेते हैं एंड्रोशियम। इसको देखेंगे बेटा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किसका पार्ट है बेटा? मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है? तो एंड्रोशियम के लिए ए, एंड्रोशियम के लिए ए। जी किसके लिए बेटा? गायनोशियम के लिए। गायनोशियम, ठीक है? ये गायनोशियम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो ना? मेल का सिंबल, फीमेल का सिंबल, ठीक है? यानी इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेल कहते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फीमेल कहते हैं। और अगर मेल फीमेल दोनों होता है तो ये सिंबल आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बाइसेक्सुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बाइसेक्सुअल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बाइसेक्सुअल। और मत खाओ। एन का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूटर। मतलब इस फ्लावर में मेल और फीमेल का कैरेक्टर है वो नहीं है। इसका हमारा कैसा होता है बेटा? न्यूटर होता है। न्यूटर, न्यूट्रल नहीं कहेंगे, न्यूटर, ठीक है? नहीं, अकेले नहीं पाया जाता, ग्रुप में पाए जाते हैं। तो उसके साथ में मेल और फीमेल, जैसे डिस्क्लोरेट और एफ्लोरेट होते हैं, वहां पर न्यूट्रल फ्लावर भी होता है। इसके बाद और सिंबल्स में आपको क्या मैं बता दूं? सिंबल्स में जैसे ये सिंबल है, ये दिखा रहा है रेडियल सिमेट्री। किसको दिखा रहा है? ये रेडियल सिमेट्री। तो जैसे एनिमल किंगडम में आपने रेडियल सिमेट्री पढ़ी थी, किसका? सिलिंड्रेट का पढ़ा था, ठीक है? कीनोफोर का पढ़ा था, और आपने इकाइनोडर्मेटा का पढ़ा था, सिमेट्री रेडियल। तो ये जो सिमेट्री है यहाँ पर रेडियल सिमेट्री है,
और इसको हम बोलते हैं बेटा एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक। इसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। यहाँ पर सिमेट्री कैसी है? यहाँ पर सिमेट्री है आपकी रेडियल, ठीक है। और अगर ये ऐसे है तो ये ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक। यह है आपकी ज़ाइगोमॉर्फिक और इसकी सिमेट्री कैसी है बेटा? बाइलेटरल। बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री। इसकी सिमेट्री आपकी बाइलेटरल है, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री में आपका चस्बानिया आता है और रेडियल सिमेट्री में आपका सनफ्लावर आ गया और दूसरे भी क्लास होते हैं, ठीक। आगे देखिए, हो गया। आगे अगर ये K4 अगर लिखा हुआ है, K4 अगर लिखा हुआ है तो ये कैलिक्स है। ये क्या है? आपका कैलिक्स है। इस कैलिक्स में कितने सेपल है बेटा? 4 सेपल। लेकिन ये 4 को फ्री करके लिखा गया है, 4 को फ्री करके लिखा गया है, ब्रैकेट में नहीं लिखा गया है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सेपल इसके फ्री हैं। इसके सेपल कैसे हैं बेटा? फ्री हैं। तो ये कैसा होगा? पॉलीसेपलस होगा। कैसा होगा? पॉलीसेपलस होगा। तो ये कंडीशन कौन सी होगी बेटा? पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो सेपल्स हैं वो आपके फ्री फॉर्म में है, फ्यूज फॉर्म में नहीं, अलग अलग से सेपल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अगर यही कैलिक्स आपका 4 है और ब्रैकेट में है तो इसका मतलब ये कैलिक्स है, 4 है, लेकिन ये कैसा है? गैमोसेपल। यह है आपका गैमोसेपल। क्या मतलब है? यहाँ पर जो सेपल हमारा है वो कैसा होगा बेटा? वो फ्यूज होगा। सेपल हमारा कैसा होगा? फ्यूज होगा। सेपल आप लोग क्या होंगे? कंबाइंड होंगे, फ्यूज स्ट्रक्चर के फॉर्म में होंगे। डायग्राम देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अगर आपके सिलेबस में तो नहीं, इसको पढ़ना नहीं है, अगर कैलिक्स 2+2 के अरेंजमेंट में है, किसके अरेंजमेंट में? 2+2 के अरेंजमेंट में है, तो कैलिक्स जो है 2 वर्ड में होगा और हर वर्ड में 2 कैलिक्स होंगे या 2 सेपल होंगे, ठीक है। हाँ, कैलिक्स कितना है? 4 है, लेकिन 2 वर्ड में है, 2 बाहर है, 2 अंदर की तरफ है, मतलब एक वर्ड में 2, एक वर्ड में 2, ठीक है। बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस, इसलिए इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। आगे अगर हम कोरोला की बात करें, अगर कोरोला कहेंगे 4 है तो यहाँ पर पेटल होंगे। हम पेटल की बात करते हैं बेटा, पेटल है यानी कि कह सकते हैं ये आपका पहला क्या है बेटा? कोरोला है। कोरोला किससे मिलकर बना होता है? पेटल है। पेटल की संख्या कितनी है? 4 है। 4 आपका फ्री फॉर्म में है तो ये कैसा हो गया? आपका पॉलीपेटलस हो गया, ठीक है। तो अब आपको अगर कहीं से लिखा हुआ मिले पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, तो आप समझ जाएंगे ना कि ये एक्चुअल में है क्या। अगर ये कैलिक्स कोरोला आपका 4 है और ब्रैकेट के अंदर है तो ये कोरोला है, पेटल इसके 4 है और ये कैसा फॉर्म है बेटा? गैमोपेटलस है। कैसा है ये गैमोपेटलस है, ठीक है। कैसा होगा ये गैमोपेटलस होगा, ठीक है। और वैसे ही आपका यहाँ पर भी हो सकता है, कोरोला 2+2 के अरेंजमेंट होगा, 2 वर्ड के अंदर होगा, ठीक है। बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस, so don't go through on this। एस्टिवेशन की बात कर रहे हैं, हमने आपको एस्टिवेशन में बता दिया था। एस्टिवेशन कितने टाइप के होते हैं? लास्ट क्लास में ही बताया था। आपका वेलवेट एस्टिवेशन होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, इंडिकेट होता है, क्विंसिशियल होता है और ट्रैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, ठीक है। एस्टिवेशन के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका एस्टिवेशन वाला पार्ट हो गया है, ये ऑलरेडी हो चुका है एस्टिवेशन वाला पार्ट। आगे बताते हैं आपको। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा पेरियंस की बात करते हैं। तो हमारा ये जो पेरियंस है, पेरियंस की मतलब क्या होता है बेटा? पेरियंस हमारा पेटल और सेपल का फ्यूज स्ट्रक्चर होता है और इसके एक लीफ को, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ता है पेरियंस का, जैसे कैलिक्स को हम क्या बोलते थे? उसका सिंगल यूनिट क्या था? सेपल था। आपका कोरोला का सिंगल यूनिट क्या था? पेटल था। वैसे ही पेरियंस का जो सिंगल यूनिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? टेपल कहेंगे, टेपल, टेपल, ठीक है। पेटल तो हम नहीं कह सकते, पीपल भी नहीं कहेंगे, वो दूसरा हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? टेपल बोलेंगे। अगर हम कहेंगे ये पेरियंस 6 है
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पेरियन को जो है बता रहा है, और इसमें जो टेपल हैं वो टेपल कितने बेटा 6, तो 6 को बाहर लिखा, इसका मतलब ये क्या हो गया पॉलीटेपलस है ये। क्या ये पॉलीटेपलस, नहीं समझ में आई बात? आगे है से आपका पॉलीटेपलस। अगर ब्रैकेट लगा देंगे इसी में तो क्या हो जाएगा, अगर इसी में गैमो ब्रैकेट लगा देंगे तो पेरियन है टेपल है, ये क्या हो जाएगा गैमोटेपलस हो जाएगा। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा बेटा गैमोटेपलस हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली आपको क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर ये पेरियन को हमने क्या कर दिया बेटा 3 को ब्रैकेट में किया प्लस 3 को ब्रैकेट में किया, तो ये आपका गैमोटेपलस तो है, लेकिन 2 वर्ड में मौजूद है, 3 बाहर वाले और 3 अंदर वाले में। ठीक है, 2 वर्ड में है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, अगर एंडोशियम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हम बात करते हैं बेटा एंडोशियम की। अगर हम मान लेते हैं ये हमारा एंडोशियम है, और एंडोशियम में हमने कह दिया कि भाई यहाँ 6 एंडोशियम है, एंडोशियम में 6 A6 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 स्टेमेंस होंगे। क्या होंगे बेटा 6 स्टेमेंस होंगे, और स्टेमेंस में हम जानते हैं क्या होता है, फिलामेंट होता है और एंथर होता है। ठीक है, लेकिन ये स्टेमेन कैसे होंगे, ये फ्यूज होंगे या फ्री होंगे, ये फ्री होंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे पॉलीहेड्रस कंडीशन। पॉलीहेड्रस कहेंगे लाला, किसको हम कहेंगे पॉलीहेड्रस, शाबाश दीप्ति, इसको हम कहेंगे पॉलीहेड्रस। ठीक है, और अगर ये एंडोशियम 2+4 की अरेंजमेंट में है, ठीक है, कैसा है बेटा 2+4 की अरेंजमेंट में है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा जो आपका 6 स्टेमेंस थे वो 2 में अरेंज है, तो जो 6 स्टेमेंस हैं वो 2 वर्ड में होंगे, एक में 2 और एक में 4। ठीक है, और अगर ए नॉट है तो यहाँ पर एंडोशियम एब्सेंट है। जनरली जब फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल नहीं यूनिसेक्सुअल, मतलब यहाँ पर मेल फ्लावर अलग होगा फीमेल फ्लावर अलग होगा, तब वहाँ पर जब हम फार्मूला डिराइव करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, तो वहाँ पर एंडोशियम को भी लिखते हैं, लेकिन एंडोशियम की जगह पर ए नॉट लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर एंडोशियम एब्सेंट है। ए नॉट का मतलब होता है एंडोशियम आपका एब्सेंट है, यहाँ पर एंडोशियम जो है वो हमारा एब्सेंट होगा, पहली चीज। अगर एंडोशियम क्या है बेटा इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट लिखा तो क्या लिखेंगे स्टेमन इनडेफिनिट, इसको हम क्या मानेंगे स्टेमन इनडेफिनिट। यहाँ पर स्टेमन कैसा है बेटा इनडेफिनिट स्टेमन है। अरे बहुत सारे नंबर होते गिनती नहीं कर पाते। हाँ देखिए इधर, देखिए मैं दिखाता हूँ। लेडी फिंगर। हाँ हाँ मुझको दिखा रहे थे लेडी फिंगर होता है। इनडेफिनिट स्टेटमेंट, इनडेफिनिट स्टेटमेंट्स में एग्जांपल है, बस आप लिख लीजिए क्या। सर लेडी फिंगर और कॉटन। समझे बेटा, एग्जांपल मिले थे मैं लेडी फिंगर और कॉटन। कॉटन लेडी, हाँ हिबिस्कस एस्कुलेंटस, हाँ हिबिस्कस एंड एस्कुलेंटस कहते हैं ना। नहीं सबको नहीं कहेंगे, सबको नहीं कह सकते। तो क्या होता है आपका हिबिस्कस, लिख लीजिएगा हिबिस्कस एस्कुलेंटस। अगर यहाँ पर एंड्रोशियम को हमने लिख दिया 10, अगर हमने लिख दिया क्या 10, तो यहाँ पर स्टेमिन कितना होगा 10, और सब एक ग्रुप में होंगे, सारे स्टेमिन कहाँ होंगे एक ग्रुप में होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे मोनोडेल्फस। क्या बोलेंगे मोनोडेल्फस।
तो यहाँ पर स्टेमिन कितना है 50, स्टेमिन कितने बेटा 10 है, और ये कंडीशन कैसी है बेटा मोनोडेल्फस की कंडीशन है। ये आपके मोनोडेल्फस की कंडीशन। और अगर यही आपका एंडोशियम क्या होगा 1+9, 1+9 अगर ऐसे लिख देंगे तो हम क्या हो जाएगा, स्टेमिन 10 है लेकिन ये 2 ग्रुप में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे पेपरविनेसी फैमिली में आपने देखा है स्टेमिन 2 अरेंजमेंट में होते हैं, एक बाहर की तरफ सिंगल होता है, बाकी 9 कैसे होते हैं, ग्रुप में होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रुप में होते हैं। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइडेल्फस कंडीशन। मटर। क्या बोलेंगे इसको हम, डाइडेल्फस कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, डाइडेल्फस कंडीशन। और अगर मैंने बताया कि अगर ये आंसर मान लीजिए कि आंसर आपका 5 है, 6 है, 8 है, 15 है, जो भी है, और उसके सामने अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर वो ब्रैकेट लगा हुआ है तो सारे आंसर जो होंगे आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंडीशन। क्या बोलेंगे, सिंजेनेसियस कंडीशन। पढ़ाया था बेटा, थोड़ा नोट उठा कर देख लेना। इसको हम बोलते हैं बेटा सिंजेनेसियस कंडीशन बोलेंगे, क्योंकि सिंजेनेसियस में क्या होता है, सिंजेनेसियस में बेटा आंसर जो होंगे वो फ्यूज होंगे। आंसर क्या होंगे, फ्यूज होंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपके एंडोसिन में अगर ऐसे दी जाए, अगर ये कंडीशन आपकी ऐसे दी जाए, ये क्या है, ये आपका क्या है, कि कोरोला है ना, क्या ये बोलो, कोरोला। कोरोला। सी फॉर कोरोला, और ये एंडोशियम, और इसके ऊपर इस तरीके से हमने लिखा दी मार्क। एपिप्लेटस कंडीशन। इसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम जो निकल रहा है वो कोरोला से निकल रहा है। हाँ, एंड्रोशियम जो निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, कोरोला से निकल रहा है। तो मतलब ये किसके ऊपर है, कोरोला पे है। मतलब क्या हुआ, पेटल पे है, पेटल पे है और पेटल के नीचे है तो गलत है। पेटल पे है तो मतलब एपी किसके ऊपर है, पेटल के ऊपर, एपी पेटलस। क्या हो जाएगा, एपी पेटलस, एपी पेटलस। एपी पेटलस नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा, ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंडोशियम इस कोरोला के साथ अटैच है। ठीक है, ये स्टेमन इस कोरोला के साथ अटैच है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन आपकी ऐसी है, ये क्या है, पेरियंस है, और ये क्या है आपका एंडोशियम है, और कंडीशन ये ऐसी दिख रही है, एपिफाइलस कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंडोशियम है, जो स्टेमन, वो कहाँ से अराइज कर रहा है बेटा, बताइए, वो अराइज कर रहा है पेरियंस से। पी मतलब पेरियंस होता है ना बे, यस पी मतलब पेरियंस होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एपी फाइलस। ठीक है, क्या बोलेंगे, एपी फाइलस। टेपलस मत कर देना, क्योंकि इसे एपी फाइलस तुम याद कर लो, बोलना मत, एपीफिलस। ठीक है, एपीफिलस। ठीक है, अब आगे देखिए, हो गया ये, यस सर। आगे डायमेंशन की बात करेंगे, तो अगर हमने लिखा G0 तो यहाँ पर एब्सेंट। नो। अच्छा, नो भी लिख देते हैं, खुश, नो। अगर हम करते हैं G2 नहीं, G2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, डायमेंशन तो कहते हैं मिला जुला के, सिंगल यूनिट को हम कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल, है ना। थोड़ा जाके रिवाइज कर लेना, इसमें इस हफ्ते हम आपको जो है मार्क्स लगे इस हफ्ते में दिन ही कितना, आज मंडे है, वेडनेसडे तक आपको मार्क्स में पढ़ाएंगे।
कल नहीं होगा बे पेपर? ये किसने कहा पेपर होगा? किसने कहा तुमसे पेपर कल होगा? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपका जो भी टेस्ट होगा वो फ्राइडे को होगा, ठीक है? वेडनेसडे वाला आपका होगा जो होना है, फ्राइडे का टेस्ट आपका रेगुलर जो टेस्ट। तो सर कल नहीं है? नहीं बेटा, हम कल सारे नहीं है? नहीं बेटा। ठीक है सर। और एक भी क्वेश्चन मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं दिया है, सच्ची। एनसीईआरटी की बुक्स को जितना रट सबको रट लो, और इस बार आपके मार्क्स आएंगे 360/360 सबके, आई गारंटी, आई गारंटी। हर चीज देख लेना, उसका लाइन डायग्राम, उसका पिक्टोरियल डायग्राम, उसके कॉलम, सारी चीजें देख लेना अच्छे से। G2 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 2 कार्पल हैं, ठीक है? 2 कार्पल है, और ये कार्पल कैसा है बेटा? फ्री है। ये कैसा है? फ्री है, तो हम क्या बोलेंगे? एफो कार्पल, ठीक है? यहाँ पर 2 कार्पल हैं और ये दोनों कैसे बेटा? फ्री हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एफो कार्पल। और अगर हम G2 को अंडर ब्रैकेट कर देंगे तो कार्पल तो 2 ही होंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका हो जाएगा सिन कार्पल। सिन कार्पल का मतलब ये क्या होते हो जाएंगे बेटा? फ्यूज्ड हो जाएंगे, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेजेंटेशन, ठीक है? क्या कुछ नहीं बोलता है ये, बोल के कहता कुछ नहीं, डिस्टर्ब करने के बाद कहता कुछ नहीं। क्यों? इससे क्या करना? हाँ ये भी सही है, मर जा प्रॉब्लम। यस बेटा, हम करेंगे जो हमारे टीचर है। बेटा प्रेजेंटेशन की बात जो है आपकी बुक में है, प्रेजेंटेशन आप देखिए, एनसीईआरटी वाली बुक, एनसीईआरटी वाली बुक आप देखिए। बस बस बस, पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ और आगे जाओ। हाँ साइड में देखो, ग्रीन कलर का, इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। अभी पढ़ो तो समझ में आए। सर ये मस्टर्ड फैमिली वगैरह के फ्लोरल फॉर्मूला याद करने हैं? अरे बेटा याद नहीं करना, ये तो तुमको हम समझा इतना देंगे कि तुम लोगों को कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है फार्मूला देख के डायग्राम बनवाना सिखा देंगे, डायग्राम देख करके फार्मूला बनाना सिखा देंगे। तो इन्फॉर्मेशन दी होगी आपके पास, लिखी होगी, फ्लोरल का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा प्लांट का, अब पूरा डिस्क्रिप्शन देख करके आप फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला दोनों लिख सकते हो। अब ऐसा नहीं कि तीनों ही ना देगा और आपसे कोई भी पूछ लेगा, आप तो पूछेगा ना, फैमिली का नाम लिख देगा तो आपको याद, आपको तो पहले से याद होगा कि 4 फैमिली का नाम है, आपको याद करना है। अब जब आप वहां पर जाओगे, बीएससी वैसी का कभी करना हुआ अनफॉर्चुनेटली अगर, तब वहां पर देखना कितने फॉर्मूले होते हैं। मैं इसी मार्कोलॉजी और एनाटॉमी की वजह से बीएससी बॉटनी छोड़ दिया था। मैं सेकेंड ईयर तक बॉटनी पढ़ी, उसके बाद छोड़ दिया था मैंने। मुझे नहीं, टफ नहीं थी, मतलब आसान था, बहुत आसान था, ये बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन मन हमारा किधर लगता था? चीर फाड़ में। इसमें ज्यादा मन लगता था, इसीलिए जो है